स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपीवी स्टडी पॉइंट के फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस टॉपिक में हम 2019 का सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि भूकंप अभियांत्रिकी यानी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का है। तो पिछले 2 लेक्चर हम डाल चुके हैं, जिसमें से आपको 2020-21 का भी पेपर सॉल्व कराया गया है और पिछले और भी आपको लेक्चर ऐसे मिलते रहेंगे। और ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीपीवी स्टडी पॉइंट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज ये सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके और वो ये सॉल्व पेपर भी सॉल्व कर सकें। ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे ज़रूर एक क्वेश्चन, तो उनको आप एक नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा, जो मैं आपको यहाँ बोलता जा रहा हूँ, और सुनते भी जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे और हर साल आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। तो सबसे पहले आपको आपका जो पेपर होगा 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें 50 का पूर्णांक होगा। तो इस पहला प्रश्न हमारा, भावनाओं का असफल होना स्पष्ट करें। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भावनाओं के भूकंप के कारण विभिन्न असफलताएं लिखें, अथवा भूकंप के दौरान भावनाओं के व्यवहार के अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर क्षति में योगदान करने वाले कारकों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। तो उत्तर होगा आपका, चिनाई में के भावनाओं में होने वाली क्षति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका है गैर संरचनात्मक क्षति, तो नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज। तो गैर संरचनात्मक क्षति क्या होती है? यह वह क्षति है जिसमें भवन की मजबूती प्रभावित नहीं होती। मध्यम श्रेणी की तीव्रता के भूकंप में इस प्रकार की क्षति होती है। इस श्रेणी की क्षति को निम्न प्रकार हो सकती है, जैसे कि अस्थिर वस्तुओं का गिरना, अलमारियों का उलटना इत्यादि। दूसरी, खिड़की दरवाजों के शीशे में दरार आना। तीसरी, चिनाई की मुंडेर छतें, चिमनी, पानी की टंकी इत्यादि का उलटना। चौथा, दीवारों की छतें पर प्लास्टिक का गिरना। पांचवा, विभाजन दीवारों का गिरना या उसमें दरार आना। इसके बाद है आपका भारवाही दीवारों की क्षति। तो भारवाही दीवारों की क्षति क्या होती है? डैमेज ऑफ बेयरिंग वॉल। इस प्रकार की क्षति से भवन की स्थिरता एवं मजबूती प्रभावित होती है। ये निम्न रूप में दिखाई पड़ सकती हैं, जैसे कि तिरछी दरारें, जो तिरछे संपीड़न या तिरछे तनाव के कारण उत्पन्न होती हैं। दूसरा, भवन की दीवार क्षतिग्रस्त हो सकती है। तीसरा, बिना प्रबलन की चिनाई की दीवारों के गैबल सिरे बहुत अस्थिर होते हैं। चौथा, दरवाजों एवं खिड़कियों के आसपास की मेहरबानों में बहुत दरारें आ जाती हैं। भूकंप के दौरान भवनों के व्यवहार के अध्ययन पर विश्लेषण के आधार पर क्षति में योगदान करने वाले कारकों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर तीसरा है आपका भूमि गति विशेषता यानी ग्राउंड मोशन कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है ये भूमि गति विशेषताएं? आपका भूकंप तरंगे भूमि तल के नीचे फोकस से ऊपर की ओर चलती हुई समतल भूमि तल पर विभिन्न आयामों व समय काल टाइम पीरियड के कंपन उत्पन्न करते हैं। मुख्य कंपनों की अवधि सामान्यतः 1 मिनट से कम ही होती है। इन कंपनों के प्रभाव में भूदोलन
ग्राउंड शेकिंग होता है और भूमि पर निर्मित संरचनाएं भी कंपन करने लगती हैं। इन कंपनों के फलस्वरूप भवन के प्रत्येक अवयव व जड़त्व बल लगते हैं, जिसका परिणाम भूमि गति की तीव्रता व भवन की विशेषता जैसे उसका भार, दृढ़ता व मंदन पर निर्भर करता है। किसी स्थान पर भूकंप की प्रबलता अग्रलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर हमारा कुछ बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इस लेक्चर में पूरा सॉल्व पेपर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो लेक्चर बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप लेक्चर को पूरा देखिएगा और आप ये पूरा सॉल्व पेपर ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये प्रश्न आएंगे ज़रूर और आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसी तरह के सॉल्व पेपर आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट नंबर है हमारा भूकंप का परिमाण, दूसरा है भूकंप के बाद के झटके का परिमाण, तीसरा उत्केंद्र से स्थल की दूरी, चौथा भूकंप की अवधि और पांचवा है न्यू मृदा की परतों की विशेषताएं जैसे मृदा परतों का प्रधान, समयकाल, आवृत्ति एवं आयाम, छठवां है भूमि परतों की मंदन, सातवां है भूमिगत जल की गहराई। भवन के लक्षण जो क्षति को प्रभावित करते हैं। त्रुटिपूर्ण, चौथा है अपना टॉपिक त्रुटिपूर्ण प्लान, यानी त्रुटिपूर्ण प्लान क्या होता है? डिफेक्टिव ऑफ पुअर प्लान। भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए भवन के नक्शे पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। नक्शा बनाते समय निम्न कमियों से बचना चाहिए। भवन के नक्शे पर असममित होना चाहिए, जिससे भूकंप बलों की उत्केंद्रता के कारण उच्च कर्तन व मरोड़ प्रबलित उत्पन्न होते हैं। अतः भवन का नक्शा सममित होना चाहिए। भूकंप के कारण भवनों व संरचनाओं को होने वाली क्षति प्रमुखतः निम्न लक्षणों पर निर्भर करती है। इन लक्षणों पर ध्यान देकर क्षति की काफ़ी सीमित किया जा सकता है। नंबर 1 भवन का प्लान, नंबर 2 निर्माण पदार्थों की क्वालिटी, अभिकल्पन, कारीगरी और अन्य विविध कारण। प्लान असीमित होने पर भूकंप बलों में उत्केंद्रता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उच्च कर्तन व मरोड़ या टॉर्जन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रभाव में भवन क्षतिग्रस्त हो सकता है। दीवारों में खिड़कियां, दरवाजों पर अलमारी आदि के लिए बड़े साइज के खुले स्थान होना, जिससे खुले स्थानों के कोने पर कर्तन बल के कारण दरारें पड़ जाती हैं। दीवारों की लंबाई अधिक होना, दो संलग्न भवनों के बीच गैप कम होना, जिससे भवनों के समय भवनों में टकराव हो जाता है। नंबर 5 आता है निम्न श्रेणी के निर्माण पदार्थ। भवन निर्माण में विभिन्न पदार्थ जैसे मिट्टी, गारा, धूप में पकी ईंटें, पत्थर, ईंटें, लकड़ी, बांस, इस्पात व आरसीसी तथा इनमें से कई को संयुक्त करके प्रयोग किया जाता है। भवन पदार्थों की विफलताओं के प्रमुख कारण निम्न हैं। भारी पदार्थ जैसे पत्थर के बने भवनों में जड़त्व बल अधिक आने के कारण अधिक क्षति होती है। जड़त्व बल का परिमाण संरचना के भार के समानुपाती होता है। हल्के पदार्थ जैसे लकड़ी, बांस आदि भूकंप रोधी निर्माण के लिए उपयुक्त पदार्थ है। नंबर 2 कच्ची ईंटें, पक्की ईंटों व पत्थर तथा अप्रबलित निर्माण की तनन, कर्तन व संपीड़न के समर्थ कम होती है तथा इसका प्रत्यास्थ मापांक भी निम्न होता है। अतः ये पदार्थ भूकंप रोधी निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।
नंबर 3 आता है M10 ग्रेड वाली प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता है। अच्छे ग्रेड के कंक्रीट वाले RCC कार भूकंप में सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4 है निम्न कोटि के कमजोर चिनाई मसाले वाले निर्माण कार्यों में भूकंप के कारण अधिक क्षति होती है। अतः निम्न कोटि के निर्माण पदार्थों का भूकंप रोधी निर्माण कार्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना त्रुटिपूर्ण अभिकल्पन यानी पुअर डिजाइन। पुअर डिजाइन क्या होते हैं? भूकंप रोधी निर्माण कार्यों के अभिकल्पन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 जिन भवनों के अभिकल्पन में भूकंप बलों पर विचार नहीं किया जाता स्वाभाविकता उनमें क्षति अधिक होती है। अतः क्षेत्र में भवन भूकंप जोन का ध्यान रखते हुए भूकंपीय बलों का उचित निर्धारण कर अभिकल्पन में शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 2 संरचना की पार्श्विक सामर्थ्य कम होने पर क्षति अधिक होती है। अतः भवन की पार्श्विक सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कर्तन दीवारें व बॉक्स क्रिया के विकसित होने पर अभिकल्पन करते समय विचार किया जाना चाहिए। नंबर 3 आता है कम डक्टिलिटी वाले भवनों में क्षति अधिक होती है। इसलिए भवन में इस्पात व RCC के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तन्यता अच्छी होती है, जिसके कारण भूकंप रोधी गुण अच्छा होता है। अधिक तन्यता भी हानिकारक होती है, क्योंकि इस स्थिति में भूकंप के समय विकृति अधिक हो जाती है और विकृति भी क्षति के कारण बन सकती है। नंबर 4 आता है भवन के भार का असमान वितरण अथवा असमान दृढ़ता भी हानिकारक होती है। अतः प्रयास किया जाना चाहिए कि भार के वितरण व दृढ़ता में समानता रहे। भवन की छत पर जल संग्रहण टंकी में एक स्थान पर भार अधिक हो जाता है। इसी प्रकार भवन के किसी भाग में भारी सामानों का स्टोर होना भी हानिकारक है। भवन के एलिवेशन में अधिक परिवर्तनों से भवन की दृढ़ता असमान हो जाती है। नंबर 7 आता है त्रुटिपूर्वक विस्तारण व त्रुटिपूर्व कारीगरी, पुअर डिटेलिंग एंड पुअर वर्कमैनशिप। जोड़ स्थानों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बलों का केंद्र जोड़ों पर ही होता है तथा निर्माण कार्य में अच्छी कारीगरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भवनों के निरीक्षण व परिवीक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 भवन के संरचनात्मक जोड़ जैसे कोनों व सन्नियों पर, दीवारों में जोड़, बीम व स्तंभ के जोड़, छत का व दीवार के शीर्ष आदि स्थानों पर जोड़ों का कमजोर होना भूकंप के कारण होने वाले क्षति का एक मुख्य कारण है। छत व दीवार के बीच कमजोर बंधन सबसे अधिक घातक होता है। नंबर 2 जैसे पूर्व निर्मित व पूर्व प्रतिबलित अवयवों के प्रयोग करने पर इनके संधि स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। सामान्यतः ये अवयव स्वयं में विफल नहीं होते, विफलता का कारण कमजोर जोड़ ही होते हैं। नंबर 3 आता है चिनाई में चाल बॉन्ड पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेषकर पत्थर चिनाई में चाल से चिनाई में अच्छा बंधाव रहता है। नंबर 4 प्रबलन इस्पात बिछाते समय उनकी ठीक स्थिति व उचित डिटेलिंग जैसे बीम के कर्तन, छल्लों के सिरों का ठीक मोड़ व जकड़, स्तंभ में मुख्य प्रबलन इस्पात छड़ों का नीचे तक जाना अथवा डाबल छड़ों को बांधना, स्तंभ में तान, छड़ों के बीच अंतराल व छड़ के सिरों का ठीक जकड़ना आदि बहुत महत्वपूर्ण है। डिटेलिंग में थोड़ी लापरवाही महंगे प्रबलन इस्पात को निप्रभावी कर देती है। नंबर 8 तो है अन्य विविध कारण, समय के साथ सामर्थ्य में कमी हो जाना, जैसे RCC कार्यों के इस्पात छड़ों का जंग लग जाना, लकड़ी में घुन अथवा कोई अन्य विकार आ जाना आदि। भवनों में
मंदकता, डैम्पिंग कम होना, इससे भवनों के झटकों का अधिक प्रभाव तीव्र होता है। दूसरा, असंरचनात्मक अवयव जैसे मुंडेर, दीवार, चिमनी व खिड़की के शीशों का विफल होना। तीसरा, जैसे कि सड़कें सक्रिय होती हैं हो जाना, इससे भूकंप के बाद राहत व बचाव कार्यों की समस्या भी आ जाती है, जिससे लोगों को भूकंप आते समय बचने में थोड़ी समस्या होती है और वो यहाँ वहाँ नहीं भाग पाते हैं। 9वां नंबर है भवन नींव मृदा असंबंधन, यानी बिल्डिंग फाउंडेशन सॉइल इंटरेक्शन। भूकंप के समय जब मृदा परतों के कंपनों के प्रधान काल प्रेडोमाइनेंट पीरियड एवं संरचना के मौलिक काल फंडामेंटल पीरियड संपाति होने पर अनुनाद हो जाता है। अनुनाद होने पर भवनों को गंभीर क्षति पहुँचती है। भूमि भवनों का प्रधान काल वहाँ पर मृदा परतों का एक मौलिक गुण है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सख्त व चट्टानी मृदाओं के लिए यह काल कम तथा ढीली व मृदु मृदा परतों के लिए यह काल अधिक होता है। समानता, सख्त मृदाएं भूकंप रोधन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैं। संरचनात्मक दृष्टि से समर्थवान संरचनाएं अक्सर नींव के त्रुटिपूर्ण अभिकल्पन के कारण विफल हो जाती हैं। भवन नींव मृदा अंत संबंधों के कारण विफलता निम्न प्रकार हो सकती हैं। ऊंचे भवनों का मृदा पर बना होना, इस स्थिति में अनुवाद की संभावना अधिक होती है, क्योंकि मृदु मृदा व ऊंचे भवन दोनों की आवृत्ति के मेल खाने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 आता है उपरोक्त के आधार पर ही सख्त धरातल पर कम ऊंचाई के भवनों में भी अनुवाद की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति के आधार पर पृथक करों का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न आएगा जिसमें आपको लिखा होगा कोई 2 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे, तो आपको 2 प्रश्न करने होंगे जो आपको आते हों। तो चलिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा का आ है सुदृढ़ीकरण को समझाइए। भूकंप से बचाने के लिए किस प्रकार सुदृढ़ीकरण करोगे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर फिर लिखेंगे हमारे देश के अभी भी संरचनाओं के अभिकल्पन में भूकंप बलों की अनदेखी की जाती है अथवा बलों का आकलन वास्तविकता से बहुत कम किया जाता है। इससे भवन की पार्थिव भार, भूकंप के समय आने वाला भार क्षमता अपर्याप्त रहती है। इसके साथ साथ प्रबलन के विस्तारण पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे संरचना की तन्यता घट जाती है, जिसके फलस्वरूप परिणामी बल और भी बढ़ जाता है। अतः पार्श्विक भार प्रतिरोधी तंत्र पर का ठीक मूल्यांकन और अधिकांश भवनों के उसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे भवन संरचना का सुदृढ़ीकरण कई विधियों से किया जा सकता है। रेक्टोफेटिंग हेतु उपयुक्त विधि का चुनाव करते समय मितव्ययता व एवं कार्य संबंधी अवयवों पर विचार किया जाना चाहिए। नए अवयव जोड़ना, एडिंग न्यू मेंबर, कैसे जोड़ेंगे नए अवयव? तो पूर्व निर्मित संरचनाओं में कुछ नए अवयव जोड़कर उनका सुदृढ़ीकरण करना एक सबसे सरल उपाय है। नए अवयव बाहर से जोड़े जा सकते हैं, जिससे संरचना के आंतरिक भाग में किसी फेरबदल की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन इस स्थिति में नए अवयव को पुराने अवयव व नींव के साथ मजबूत संबंधितता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ सीमित संरचना के उच्च दृढ़ता वाले अवयव जोड़े जा सकते हैं, जो अधिकांश भूकंप बल ले लेते हैं। लेकिन इसके जोड़ ऐसे होने चाहिए ताकि इन पर भूकंप बल स्थानांतरित हो सके। इसके लिए कर्तन दीवारें
आबंधन फ्रेम, पुष्टा दीवार व अघूरोदय फ्रेम प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। कर्तन दीवारें व सुदृढ़ीकरण। नंबर 1, कर्तन दीवारें व द्वारा सुदृढ़ीकरण कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। आंतरिक अथवा बाह्य कर्तन दीवारें बनाकर पूर्व निर्मित भवन का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। जो हमारे अंदर की और बाहर की कर्तन दीवारें बनाकर दोबारा से निर्मित भवन का सुदृढ़ीकरण हम कर सकते हैं। यदि भवन की बाहरी साइड खाली भूमि उपलब्ध हो तथा अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता हो तो भवन का अन्य खंडक बनाकर साइड में विस्तार किया जा सकता है। इस विस्तारित खंड के कर्तन दीवारें बनाई जा सकती हैं, जो भूकंप के समय पूर्व निर्मित भवनों को पार्श्व में सहारा प्रदान करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निर्माण करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं चित्र में, ये आपके पूर्व निर्मित भवन के आंतरिक खंडक बना का सुदृढ़ीकरण किया गया है। वो भी कैसे, ये देख सकते हैं। ये जो आपको बाहरी दीवारें दिखाई दे रही हैं, बाहरी दीवारें हैं और आंतरिक दीवारें भी हैं। तो इनका बाहर से और अंदर से दीवारें पूर्व निर्मित करके बनाया गया है। कर्तन दीवारों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। भवन का कर्तन दीवारों द्वारा सुदृढ़ीकरण एक आसान, सस्ता व प्रचलित उपाय है, लेकिन इसमें बहुत बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। ऊंची कर्तन दीवारों के साथ नींव पर काफ़ी उल्टाव अघूर आता है, जिसका संतुलन पूर्व निर्मित भवनों के प्रतितोलक भार द्वारा होता है। इसके लिए नई कर्तन दीवार की नींव एवं पुराने भवन की नींव में अच्छा जुड़ाव होना आवश्यक शर्त है। कर्तन दीवार बनाने में कुछ नुकसान भी है, जैसे देख लेते हैं। इसके कारण भवन की दृढ़ता काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप भवन के कंपनों का समय काल घट जाता है। इससे भवन पर आने वाले भूकंप बल में वृद्धि हो सकती है। जैसे नंबर 2, इसके कारण भवन की वास्तविकता व सुंदरता प्रभावित भी हो सकती है। और जैसे खिड़कियों के खरोखे प्रभावित भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आबंधन फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण। आबंधन फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। कर्तन दीवारों की भांति की भवन के अंदर अथवा बाहर की तरफ ऊर्ध्वाधर कैंची यानी वर्टिकल ट्रस या आबंधन फ्रेम लगाए जा सकते हैं। कर्तन दीवार की अपेक्षा इसमें सामर्थ्य एवं दृढ़ता में वृद्धि कम होती है। साथ ही इसका भार कम होने के कारण भूकंप भार में वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसके स्थापन में भवन के व्यवधान भी कम पड़ता है तथा खिड़कियों का क्षेत्रफल भी अधिक प्रभावित नहीं होता है। पुराने आरसीसी फ्रेम व नए इस्पात के आबंधन फ्रेम को परस्पर जोड़ने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, ताकि दोनों के मध्य बलों का स्थानांतरण प्रभावी ढंग से हो सके। जोड़ बनाने के लिए लंबे बोल्ट व स्थिरक प्लेटें प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3 है पुष्टा दीवारें द्वारा भवनों का सुदृढ़ीकरण, यानी स्ट्रेंगेटिंग बाय बटरसेस। तो कई बार इस बात की आवश्यकता होती है कि रेट्रोफिटिंग के समय भवन के कार्य में किसी प्रकार का कोई प्रावधान न आए। इस स्थिति में यदि भवन के बाहर की ओर अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है तो कर्तन दीवारें अथवा आबंधन फ्रेम बाह्य दीवारों की लंब दिशा में लगाए जाते हैं। इन्हें पुष्टे कहते हैं। तो पुष्टे क्या होते हैं, देखिए ये जैसे कि आपको चित्र दिया गया है। इस चित्र में चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, कुछ इस तरह, और जो ये दीवारों के ये बीच में होता है,
यही आपका ये पुष्टे होता है। ये ऐसे मान लीजिए ये आपका ये पुष्टे हो गया। और इसके बीच में कुछ आप कंक्रीट भर सकते हैं पॉइंट। और जो आपका ये निकला है ये सब आपके पुष्टे होते हैं। इस तरह पुष्टों द्वारा भवन का सुदृढ़ीकरण आप कर सकते हैं। पुष्टों द्वारा सुदृढ़ीकरण की निम्न कमियां हैं, जैसे पुस्तकों को बाहर की ओर लगाया जाता है, जिसके कारण पुष्टे के आधार पर आने वाले उल्टाऊ अघूर के संतुलन में भवन के प्रतितोलक भार का योगदान नहीं मिलता। पुष्टे के लिए अलग से नींव बनानी पड़ती है। पुष्टे भवन की वास्तुकला एवं सुंदरता प्रभावित होती है, जिसके कारण इन्हें ऐतिहासिक एवं पुरातत्व को दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। अघोर रोधी फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण। अघोर रोधी फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण कैसे होता है, तो आइए देख लेते हैं। भवन का सुदृढ़ीकरण इस्पात द्वारा आरसीसी के अघोर रोधी फ्रेम द्वारा भी किया जा सकता है। इन फ्रेमों का लाभ यह है कि इससे भवन के भार एवं दृढ़ता में बहुत वृद्धि होती है, लेकिन ये फ्रेम तभी प्रभावित हो सकते हैं जब भवन में काफ़ी विरूपण हो चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना प्रश्न दूसरे का बा। संरचना की मूल सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म दरारों का उपाय किस प्रकार किया जाता समझाइए। जो आपकी संरचनाएं होती हैं उनके सामर्थ्य प्राप्त करना है, जैसे कि तो उनके जो छोटे छोटे दरारें होते हैं उनका उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। यह भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित करती है। भूकंप की प्रबलता जितनी अधिक होगी भूकंप उतना ही बड़ा व विनाशकारी होगा। प्रबलता का आधार मनुष्य व उसके द्वारा निर्मित संरचनाओं पर प्रभाव व पृथ्वी पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन है। यह प्रभाव उपकरणों की सहायता के बिना अनुभव के आधार पर किया जाता है। स्पष्टता ये प्रभाव भूकंप के दौरान उस स्थान पर पृथ्वी के हिलने डुलने की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये प्रभाव कुछ साधारण हानिरहित कंपनों, हल्के झटकों जिनमें चलायमान वस्तुएं जैसे कार हो गई, आपकी बस हो गई, ट्रेन आदि प्रभावित हो जाती हैं। घंटियां बजने लगें या प्लास्टिक उखड़ने से लेकर भवनों में दरारें पड़ने, उनके क्षतिग्रस्त होने व भवनों व अन्य संरचनाओं के पूर्णतः तहस नहस व ध्वस्त होने तक हो सकता है। तीव्रता के आधार पर कई पैमाने हैं। निम्न 2 पैमाने हैं, जैसे कि संशोधित मलकारी तीव्रता पैमाना, MSK पैमाना। तो देख लेते हैं संशोधित मलकारी तीव्रता पैमाना क्या होता है। इसमें प्रबलता फर्स्ट रहती है। प्रबलता फर्स्ट में केवल यंत्रों के द्वारा अनुभव किया जाता है अथवा ध्यान से बैठे लोगों द्वारा अनुभव होता है। प्रबलता सेकंड में लेटे हुए व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। प्रबलता जो थर्ड होती है ऊपरी मंजिल में रहने वालों का अनुभव होता है, किंतु मालूम नहीं पड़ता कि भूकंप आया है। और चौथा प्रबलता होती है घरों के अंदर के लोगों को अनुभव होता है, किंतु बाहर अनुभव नहीं होता। जो आपका 5वां है प्रबलता, प्रत्येक को अनुभव होता है, सोते हुए भी उठ जाते हैं। और जो आपका 6वां आता है भूकंप, तो स्टूडेंट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से पैक हो गया था, तो चलिए हम यहाँ पर थे। जो हमारा 6वां प्रबलता आता है वो होता है आपका कि प्रत्येक अनुभव होता है और चलना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद जब हमारा 7वां प्रबलता आता है खड़े व्यक्ति भी गिर जाते हैं। और 8वां प्रबलता जो होगा
कार चलाना संभव नहीं होता, चिमनी गिरने लगती हैं, घंटियाँ निर्माण में हानि पहुँचती हैं, जो हमारी घाटियाँ होती हैं उनके निर्माण में हानि पहुँचने लगते हैं। और प्रबलता 9 है, भवनों के नींव में नुकसान होता है, भूमि तल में दरारें पड़ जाती हैं। 10वां प्रबलता है, अधिकतर भवन नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से जल के स्रोत भी फूट जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एमएस के तीव्रता पैमाना। तो एमएस के तीव्रता पैमाना क्या होता है? यह रूस के 3 वैज्ञानिक, जो हमारे रूस के वैज्ञानिक थे, मेडवेव, स्पोनसिव एंड कार्निक के नाम पर 1954 में तैयार किया गया। जो एमएस के पैमाना था ये रूस के 3 वैज्ञानिकों द्वारा मेडवेव, स्पोनहेवकिव एंड कार्निक के नाम पर 1964 में तैयार किया गया। इसको बाहर 12 भागों में बांटा गया है। इसको रोमन नंबर में प्रदर्शित किया गया है। इस भवनों के गुणवत्ता अनुसार होने वाले भवनों की संख्या एवं भवनों में होने वाले नुकसान, जनता में उत्पन्न भावना पर भी विचार किया गया है। नंबर 1, संरचनाओं के प्रकार। नंबर 2, भूकंप में हुए भवनों की क्षति के लिए नंबर की परिभाषा। नंबर 3, भवनों में क्षति के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 4, तीव्रता पैमाना 1964 के अनुसार। 5वां, भय। प्रश्न नंबर 2 का सा देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि वर्तमान दीवार के सुदृढ़ीकरण के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। जो हमारे वर्तमान में दीवार का सुदृढ़ीकरण है उसमें से कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं? तो सबसे पहले अधिकांश स्थितियों में रेक्टोफिटिंग के निर्माण। भवनों में कुछ न कुछ अवयव के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भवन के जो अवयव भूकंप की दृष्टि से कमज़ोर पाए जाते हैं उनकी सामर्थ्य बढ़ाई जाती है। किसी अवयव के सुदृढ़ीकरण की कई तकनीक उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं, जैसे कि इस्पात अथवा रेशा प्रबलित सुदृढ़ीकरण, रेशा प्लास्टिक, एफआरपी की प्लेट जोड़ना। दूसरा, आरसीसी की जैकेटिंग करना। तीसरा, एफआरपी की जैकेटिंग करना। तकनीक का चुनाव अवयव की कमजोरी व उसकी मांग पर निर्भर करेगा। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रेक्टोफिटिंग के लिए उपलब्ध विभिन्न पदार्थों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। पुराने एवं नए पदार्थों के बीच अच्छा मजबूत बंध होना चाहिए ताकि उनके बीच भार स्थानांतरण हो सके। भार स्थानांतरण कई क्रियाविधियों द्वारा होता है। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि भार स्थानांतरण नहीं बल्कि कई क्रियाविधियों द्वारा हो। तीसरा है, नई कंक्रीट में प्रबलन इस्पात की पकड़ लंबाई कोड के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि पुरानी कंक्रीट में पकड़ लंबाई कम रखी जा सकती है यदि उसमें छिद्र ड्रिल करके छड़ की विशेष प्रकार के ग्राउट से स्थापित कर दिया जाए। नंबर 4, अतिरिक्त छड़ों के लिए पुरानी कंक्रीट की छड़ों के साथ बेल्ट करके पकड़ बनाई जा सकती है। बेल्ट का अभिकल्पन ऐसा होना चाहिए कि नई छड़ में पूरी सामर्थ्य विकसित हो सके। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि निम्न में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। नंबर 1, सुनामी। नंबर 2, भूस्खलन। नंबर 3, मृदा द्रवण। नंबर 4, द्रव्यमान अनियमितता। नंबर 5, जमीन का हिलना। नंबर 6, तन्यता। और नंबर 7, बालू का उबलना। इसमें से आपको 5 पर टिप्पणी लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं सुनामी क्या होती है। सुनामी एक जापानी शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहर। सुनामी लहरें समुद्री भूकंपों, ज्वालामुखी के फटने
अथवा जलगत भूकंप रसखलनों के कारण उत्पन्न होते हैं। कारण कुछ भी हो, ये लहरें तट के आसपास की बस्तियां को तबाह करती हैं। इसकी लहरें उठकर तट की ओर आगे बढ़ती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। नंबर 2 का आता है भूस्खलन। बड़े भूकंपों के समय पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार भारी भूस्खलन होते हैं। इन भूस्खलनों में भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। भूस्खलन से भवनों की क्षति पहुंचती है तथा सड़क व रेल यातायात ठप हो जाती हैं। कई बार पूरे गांव व शहर भूस्खलन के मलबे के नीचे दबकर समाप्त हो जाते हैं। भूकंप पीड़ित भूस्खलन के प्रमुखतः निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूढाल का बस स्थिर भर होना। ऐसे में छोटे झटके से ढाल अस्थिर उठते हैं और मलबा खिसकना आरंभ हो जाता है। नंबर 2, जैसे कई बार भूकंप से भूमृदा का द्रवण हो जाता है, जिससे मृदा की भार धारण क्षमता एकदम समाप्त प्राय हो जाती है, जिससे उसका भूढाल अस्थिर होकर भूस्खलन हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं मृदा द्रवण। मृदा द्रवण क्या होता है? तो मृदा द्रवण की क्रिया ढीली व संतृप्त रेतीली मृदा में होती है। भूकंप के कारण होने वाले भवनों के कंपनों के प्रभाव में रेतीली मृदा के कण चलायमान हो उठते हैं और कणों के बीच का जल अलग हो जाता है। इस स्थिति में मृदा द्रव की तरह व्यवहार करने लगती हैं, इसलिए इस क्रिया को मृदा द्रवण कहते हैं। मृदा द्रवण के फलस्वरूप मृदा की कर्तन समर्थ व भार धारण समर्थ समाप्त हो जाती है और इस मृदा पर आधारित संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। मृदा द्रवण की स्थितियां नदियां, झीलों, खड़ियों आदि के आसपास होती हैं। मृदा द्रवण की क्रिया 20 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं होती है। इसके बाद आता है द्रव्यमान अनियमितता। द्रव्यमान अनियमितता क्या होती है? तो भवन का भारण व्यवस्था सम्मित होनी चाहिए। भवन के भार के वितरण व दृढ़ता में एक रूपता बनी रहे। भवन के भार में भारी जल भंडारण टंकी स्थापित करने से वह क्षेत्र अति भारित हो सकता है, जो भूकंपीय निर्माण की दृष्टि से उचित नहीं है। भवन के सामने से भाग का ऊंचाई में अत्यधिक होने से भवन के भारण व्यवस्था व दृढ़ता ऊपर व नीचे सही मंजिल के प्रभावी द्रव्यमान से 200% से अधिक बढ़ जाती हैं। इससे द्रव्यमान विषमता कहते हैं। अल्प द्रव्यमान के कारण अल्प द्रव्यमान से पास जड़ता बल बढ़ जाते हैं और ऊर्ध्व भार वहन करने वाले अवयव की तन्यता घट जाती है, अतः संरचना की क्षति की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जमीन का हिलना। जमीन कैसे हिलती है? जब भूगर्भीय चट्टानें आपस में भिड़ती हैं और टूटती हैं, तब भारी मात्रा में विकृति ऊर्जा विमुक्त होती है, जो भूकंपीय तरंगों के रूप में उद्गम केंद्र फोकस से निकलकर विभिन्न आयामों या एम्पलीट्यूड व समय काल टाइम पीरियड धारण कर तेज गति जैसे 14 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से भूगर्भ में चारों ओर फैल जाती हैं और कुछ भूपृष्ठ तक पहुंच जाती है। जब ये तरंगे भूतल पर आती हैं तो भूकंप पर आधारित सभी रचनाओं व वस्तुओं के कंपन होने लगता है। सामान्यतः यह कंपन कुछ सेकंड में 1-2 मिनट तक ही रहता है। भूकंप से धरती 3 लंबकोणीय रेखीय दिशाओं एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा में ही 3 चक्रीय रोटेशनल गति में हिलोर खाने लगते हैं।
इन दिशाओं में घड़ी के पेंडुलम की भांति आगे पीछे डोलती है, जिससे इसके साथ भूमि पर आधारित संरचनाएं भी डोलने लगते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट तन्यता। तन्यता क्या होता है? तो तनन बलों के कारण जब कोई पदार्थ जैसे कि इस्पात है लकड़ी के पूर्व स्थायी खिंचाव ले सके, इस गुण को तन्यता कहते हैं और वह पदार्थ तन्य कहलाता है। भूकंपरोधी भवन पर्याप्त तन्य होने चाहिए ताकि भूकंपीय चिनाई कंक्रीट व इस्पात अधिक प्रयोग होते हैं। जैसे चिनाई संपीड़न में तो बहुत अधिक समर्थ रखते हैं, परंतु तनन व कर्तन में कमजोर है। कंक्रीट चिनाई से काफ़ी अधिक समर्थ रखते हैं, परंतु तनन में इनका व्यवहार भी निम्न स्तर का होता है। चिनाई और कंक्रीट दोनों समान तौर पर भंगुर होती हैं। भंगुर पदार्थ और तनन भारों पर इनकी विफलता अकस्मात होती है। इस्पात जो निर्माण में कंक्रीट पिंड के भीतर लंबी छड़ी के रूप में दबाया जाता है, तनन और संपीड़न दोनों स्थितियों में बहुत अधिक समर्थ रखता है। चिनाई व सादा कंक्रीट से काफ़ी अधिक। जैसे इस्पात एक तन्य पदार्थ है। इस्पात के अवयव टूटने से पहले बहुत अधिक खींच प्रदर्शित करते हैं और पर्याप्त चेतावनी देते हैं। इस्पात के इस गुण के कारण ही इसे कंक्रीट में डालकर प्रबलित कंक्रीट संरचनाएं बनाई जाती हैं। बहुतलीय भवन धरनों व स्तंभों के स्तर से नीचे तक पहुँचते हैं, अतः धरन व स्तंभ तन्य पदार्थों के बने होते हैं ताकि वे क्षति का कुछ प्रतिरोध कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बालू का उबलना। बालू का उबलना क्या होता है? तो रेत या बालू का उबलना तब होता है जब उच्च नदी के पानी की वजन से लेवी के नीचे मिट्टी की परतों पर दबाव पड़ता है। यदि पानी मिट्टी में एक कमजोर स्थान पा सकता है तो यह लेवी की भूमि पर तरह पर रिस आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह बुदा रहा है या उबल रहा है। इसी जगह की बालू को उबलना कहते हैं। आमतौर पर इसे लेवी के आकार से कुछ फीट की दूरी पर देखा जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक भूकंप के विरुद्ध मुख्य शमन नीतियाँ बताइए। तो भूकंप के विरुद्ध मुख्य शमन नीतियाँ क्या हैं? जैसे कि विगत भूकंपों में पाया गया है कि गरीब जनता के मकान जो सामान्यतः अनगढ़ पत्थर चिनाई, अप्रबलित ईंट चिनाई, कच्चे ईंटों व गारों आदि के बने होते हैं, भूकंप के कारण उनमें क्षति का परिमाण अधिक होता है। कुछ भूकंपरोधी उपाय अपनाकर इनसे बने भवनों को भी एक सीमा तक सुरक्षित बनाया जा सकता है। अतः साधारण जनता में भूकंपरोधी उपायों के प्रति चेतना जागृत कर इन्हें ऐसे उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। नंबर 2, जैसे अनुभवों में यह पाया गया है कि यदि रीति संहिता कोड ऑफ प्रैक्टिस के प्रावधानों का पालन किया जाए तो भवन भूकंप में सुरक्षित रहते हैं। नंबर 3, जैसे कि उच्च भूकंप नीता वाले क्षेत्र में भवनों का अभिन्यास लेआउट यथासंभव सरल व सहज होना चाहिए। भवन के भार व दृढ़ता के वितरण में अचानक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भवन के निर्माण में हल्के पदार्थों जैसे लकड़ी, बांस, पीवीसी आदि के प्रयोग की वरीयता दी जानी चाहिए। भवनों की छतों पर जल संग्रहण टैंक आदि भारी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भवन के फ्रेम में पर्याप्त तन्यता होनी चाहिए ताकि भूकंप की ऊर्जा प्लास्टिक विकृति के कारण समाप्त हो जाए और भवन सुरक्षित रहे।
भवन के जोड़ों व संधि स्थलों, दीवार से दीवार, दीवार से छत तथा बीम व स्तंभ आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकांश क्षति जोड़ों की विफलता के कारण ही होती हैं। पूर्ण निर्मित व लकड़ी के अवयवों वाले भवनों में जोड़ सबसे पहले विफल होता है। इसके बाद जैसे कि भूमि के प्रधान कंपन काल व संरचना के कंपन काल मेल नहीं खाने चाहिए, अन्यथा अनुनाद रेसोनेंस के कारण भारी क्षति हो सकती है। सख्त मृदा सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। ढीली व भराव वाली मृदा से बचा जाना चाहिए, अन्यथा नींव की अभिकल्पन में इसके प्रति विशेष सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। भराव वाली मृदा में पाइल नींव बहुत उपयुक्त रहती है। नंबर 10, ढीली व संतृप्त रेत में भूकंप के कंपनों में के कारण मृदुकरण हो जाता है, जिससे भवन एक ओर से को झुक जाने अथवा धंसन के कारण ध्वस्त हो जाता है। ऐसी मृदा से बचना चाहिए अथवा उपयुक्त प्रकार की नींव बनानी चाहिए। इसके बाद हम एकाकी फुटिंग, इंसुलेटेड फुटिंग वाले भवनों में असमान बैठाव हो जाता है। उथली नींव कुछ समय बाद वातावरणीय प्रभाव से कमजोर पड़ सकती है। बहुमंजिली भवनों के लिए पाइल नींव सर्वथा उपयुक्त रहती हैं। पहाड़ी के ढाल पर भूकंप के कारण भूस्खलन हो सकता है, अतः इसे ढालों व ढाल के नीचे की ओर भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं चौथे का 12 नंबर, चक्रवात के विशिष्ट प्रभाव लिखिए। तो चक्रवात के विशिष्ट प्रभाव क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जब चक्रवाती प्रचंड हवाओं की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बढ़ जाती है, इसे चक्रवात कहते हैं। जैसे कि चक्रवात गहरे खुले समुद्र से बनकर निकलता है और तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है, जिसका पूर्वाभास संभव है, अतः तटवर्ती क्षेत्रों की तुरंत पहचान की जाए जहां चक्रवात के पहुंचने की संभावना है। दूसरा, रेडियो, टेलीविज़न, तार, टेलीफोन, लाउड स्पीकर इत्यादि साधनों से चक्रवात आने की अधिकृत सूचना प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों, गांवों, आबादी में तुरंत भेजें। तीसरा, लोगों को चक्रवात बसेरों जैसे स्कूल, समुदाय भवन, धर्मशाला, पूजा घर, ऊंचे स्थल, टीलों, भवनों की ऊपरी मंजिल पर जाने को कहें और जब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से चक्रवात के नष्ट होने की घोषणा न हो वहीं पर रहें। नंबर 14, जैसे ऐसे में लोग अपने पास पानी की बोतलें, अल्प खाद्य सामग्री, रोशनी तथा संचार साधन, रेडियो आदि की व्यवस्था कर लें। नंबर 5 में जैसे अफवाहें फैलाने व मिथ्या सूचना देने वालों को रोकें। नंबर 6, असामाजिक लोगों पर निगरानी रखें। इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन कितने भागों में किया जाता है, प्रत्येक को विस्तार में समझाइए। तो आइए देख लेते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निम्न 3 चरण मुख्य हैं। कौन कौन से वो? नंबर 1, पश्च आपदा चरण। तो पश्च आपदा चरण क्या होते हैं? इस चरण के मुख्य क्रियाएं निम्न हैं। क्षति का विस्तृत आंकलन किया जाए। पुनर्वासन व पुनः निर्माण कार्यों को शुरू करने से पहले यह आकलन आवश्यक है। आवास, उद्योग, भूतपूर्व ढांचा, भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े विभाग व कार्यालय अपने स्तर पर यह कार्य करें। पीड़ित लोगों के टूटे घर मरम्मत कराने अथवा उन्हें नई जगहों पर ले जाने बसाने, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उचित साधन अपनाए जाएं। गैर सरकारी स्रोतों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो सशर्त सहायता व वंदनीय फंड प्राप्त होता है, उनका ध्यानपूर्वक व्यय व लेखा जोखा रखा जाए ताकि किसी करार का उल्लंघन न हो। इसके बाद आता है आपदा काल चरण।
आपदा काल चरण क्या होता है? तो इस चरण के मुख्य क्रियाएं निम्न हैं। जैसे कि आपदा प्रकट होते ही हाथों व आहतों की खोज करना व उन्हें राहत पहुंचाना, ध्वज हुए भवनों के दबे व भार में घिरे लोगों तक शीघ्र पहुंचाना होता है। पीड़ित लोगों को आपातकाल चिकित्सा सुविधा देना, क्षेत्र के मूलभूत ढांचा सड़कें, रेल, पुल, पटरी, सार्वजनिक भवन, हवाई अड्डे, संचार लाइनें, स्टेशनों की युद्ध स्तर पर मरम्मत करना। आपदा यदि भयानक हो तो अतिरिक्त राहत साधनों के लिए अन्य स्रोतों से सहायता मांगना। अतिरिक्त सहायता फंड के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से संपर्क करना। इसके बाद आता नंबर तीसरा, पूर्व आपदा चरण। तो इस चरण के मुख्य निम्न क्रियाएं हैं। आपदा हस्तांतरण पॉलिसी व मार्गदर्शन को विकसित करना, जोखिमों का आकलन, आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना, आपदा हस्तांतरण के लिए क्षमता व निपुणता का निर्माण, स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था, जानकारी ज्ञात विस्तरण। इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। तो भूकंप के कारण जो क्षति दृष्टिगत होते हैं उनके 4 मूल कारण हैं। जमीन का हिलना, ग्राउंड शेकिंग। भूकंप से क्षति का मुख्य कारण जमीन का हिलना है। जब जमीन हिलती है तो जमीन की छत पर बने हुए भवनों में अलग अलग कंपन होता है। भवनों में होने वाला कंपन कई कारणों पर निर्भर करता है। यदि किसी भवन के रूपरेखा निर्माण और सुदृढ़ीकरण भूकंप प्रतिरोधी नहीं किया गया तो भूकंप जनित त्वरण, वेग और विस्थापन भवनों की क्षति पहुंचाते हैं या उनको पूर्णतः धराशायी भी कर सकते हैं। इसलिए जमीन के हिलने से भवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप प्रतिरोध निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भूकंप प्रतिरोध संरचना के निर्माण के लिए संभावित भूकंपीय बल, सेस्मिक फोर्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है और यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि यह अनियमित एवं अनिश्चित होता है। विगत शक्तिशाली भूकंपों के अनुभवों से एक समुचित पद्धति की संरचना को सुरक्षित रखा जा सकता है। संरचनाओं के अभिकल्पन में भारतीय मानक संस्थान के भूकंप रोधी मानकों का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, जैसे जमीन का फटना अथवा धंसना, जिसे कहते हैं ग्राउंड फेलियर। भूकंप के कारण पृथ्वी के अंदर उपस्थित दरारें फट जाती हैं, जिसके कारण भूकंप का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस जाता है अथवा भूमि द्रवीकृत यानी लिक्विफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बनी हुई संरचनाओं में या तो अत्यधिक क्षति होती है अथवा वे पूरी तरह ढह जाती हैं। भूस्खलन, लैंडस्लाइड भवनों को पूर्णतः नष्ट कर देती हैं, जबकि द्रवीकरण के कारण भवनों में केवल क्षति होती है। मृदा के द्रवीकरण के कारण बांध, पुल, पृथ्वी की सतह के अंदर की पाइपलाइन और ऐसी जगह पर बने भवनों की महत्वपूर्ण घटना है, जैसे सुनामी अथवा समुद्र की लहर। यह जापानी शब्द है जिसे सू का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ लहर, किंतु इसके द्वारा 26 दिसंबर 2004 को दक्षिणी तटों पर हुए विनाश के कारण प्रत्येक भारतीय इन सुनामी लहरों की भली भांति परिचित हो गया। ये लहरें समुद्र की तली में भूकंप आने अथवा तली के धंसने के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि भूकंप तीव्रता 6.0 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा होती है तो सुनामी लहरें अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। सुनामी लहरों के कई बार कहर बरसाया है।
497 BC में आया कहर भी रिकॉर्ड में है। 2000 वर्षों में आया सुनामी लहरों के कारण होने वाले बर्बादी को परिशिष्ट में दिखाए गए हैं। ये एक चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें से देख सकते हैं ये सेस्मिक सी वेव्स आया है जो कि समुद्र से, और ये आप यहाँ देख सकते हैं ये हाई ऑफ वे है ऊपर का सबसे वेवलेंथ। और इसके बाद आपका इंक्रेशेड वेव हाइट ये आप देख सकते हैं, और जो आपका ये है शॉर्टर वेव लेंथ। तो खुले समुद्र में सुनामी तरंगों के शीर्ष के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तक हो सकती है और ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होती है। इन तरंगों को पानी के जहाज से नहीं देखा जा सकता। जैसे जैसे समुद्र के जल की गहराई कम होती है इसका वेग कम हो जाता है। v बराबर √GD। v जैसे सुनामी तरंगों का वेग कहते हैं, d को समुद्र की गहराई कहते हैं, g गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर है तो v बराबर √980 × 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति सेकंड बराबर 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह एक जेट प्लेन के वेग के बराबर है। जब सुनामी तरंगें समुद्र के किनारे पर पहुंचती हैं तो पहले समुद्र तट खाली हो जाता है और वहां पर मछलियां पड़ी रह जाती हैं। सुनामी तरंगों की ऊंचाई स्थानीय टोपोग्राफी पर निर्भर करती है। इनकी ऊंचाई 20 मीटर तक हो सकती है। 26 जनवरी 2004 को इंडोनेशिया रिक्टर पैमाने पर आए भूकंप के कारण उत्पन्न सुनामी लहरों से हुई विनाश के चित्र दर्शाए गए हैं। सुनामी लहरों में अंडमान निकोबार, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, भारत के दक्षिण क्षेत्र में समुद्र के किनारे पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप के कारण भवन हानि को प्रभावित करने वाले कारक लिखें, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। तो भूकंप की आकृति, भवन की आकृति में निरंतर एक समरूपता का विशेष महत्व है। एक संदूक के कारण आकार का भवन जिसका प्लान और एलिवेशन दोनों चौकोर हैं, एल आकार तथा यू आकार तथा बाहर आगे निकले हुए हिस्से वाले भवनों की तुलना में अधिक मजबूत सिद्ध हुए हैं। बैडोल आकार के भवनों में भूकंप के समय मरोड़ होता है जिसमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है। दीवारों में खुले हिस्से के आकार, जैसे समांतर दीवारों में खुले हिस्से के आकार भवन की सामर्थ्य कम हो जाती हैं। जितने कम खुले भाग होते हैं भवन के समय उतनी ही कम क्षति होती है। यदि बड़े आकार के खुले भाग आवश्यक हैं तो संरचनात्मक जोड़े पर आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है दृढ़ता का वितरण। दृढ़ता का वितरण क्या होता है, आइए देख लेते हैं। भवन की दृढ़ता का वितरण ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान होना चाहिए। उपरोक्त का तात्पर्य है कि ऊपर की मंजिल में दीवार है किंतु नीचे की मंजिल में दीवार नहीं दी गई है। इसमें भूकंप के समय भयंकर क्षति होती है। बिना किसी प्रावधान के, व्यवधान के और निर्माण कार्य के बदलाव के स्तंभ और अपरूपण दोनों नींव से लेकर छत तक निरंतर होनी चाहिए। नंबर 14 तन्यता। तन्यता का अर्थ है कि भवन का बिना ढहे अधिक मात्रा में झुकने, झूलने व विकृत होने की क्षमता। इसके विपरीत जब भवन सामग्री से विकृत होने पर टूट जाए तो उसको भंगुरता कहते हैं। ऐसी सामग्री है ईंट, कंक्रीट इत्यादि। नंबर 5वां नींव। कभी कभी अच्छे प्रकार के अविकल्पित भवन नींव के दोष युक्त होने के कारण ढह जाता है। मृदा के द्रवीकरण के कारण भवन झुक जाते हैं
दरारें पड़ जाती हैं और भूतल के ऊपर की संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है। नींव में असमान धंसाव हो जाता है। जिस स्थान पर संरचना बनाई गई है, यदि वहाँ पर कई प्रकार की मृदा है अथवा स्थल भराव है तो भी उसमें असमान धंसाव की क्षति पहुँच सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट, कि पृथ्वी की संरचना के चित्र द्वारा दर्शाइए तथा प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी की संरचना को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला, भूपृष्ठ क्रस्ट। यह पृथ्वी के सबसे ऊपर की सतह है जिसका विस्तार 25 से 70 किलोमीटर महाद्वीपों पर एवं समुद्र की सतह के नीचे 4 से 6 किलोमीटर तक है। यह साधारणतः ठोस अवस्था की परत है। विभिन्न स्थानों पर संगठन विभिन्न प्रकार का है। यहाँ पर माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब 1 एटीएम एवं घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मेंटल, इसके बाद आता मेंटल। तो यह भूपृष्ठ के नीचे की परत है और यह परत भूपृष्ठ के नीचे 2885 किलोमीटर तक होती है। इसमें घनी डेन सिलिका चट्टानें होती हैं। भूकंप की उत्पन्न तरंगें मेंटल में आसानी से आगे बढ़ जाती हैं। मेंटल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, शेल्स, यह कठोर संरचना होती है। नंबर 2, इनामोलोस रीजन। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर टोपोग्राफिकल परिवर्तन होते हैं। नंबर 3, बाहरी कोर, आउटर कोर। ठोस मेंटल के नीचे पृथ्वी की बाहरी कोर होती है जिसके बारे में सर्वप्रथम आर डी ओल्डहेम ने चर्चा की थी। यह परत द्रव के रूप में होती है जिसमें मुख्यतः लोहा, सिलिका एवं ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इस परत की मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है। इस सतह में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 4 मिलियन वायुमंडल दाब के बराबर होता है। इसके बाद आता है आंतरिक कोर यानी इनर कोर। इस कोर की सर्वप्रथम खोज प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक लेमन ने की थी। इस कोर की मोटाई लगभग 1300 किलोमीटर है। इस कोर का तापमान एवं बाहरी कोर की श्रेणी का होता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर एक चित्र से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके आप 217 127 60 किलोमीटर, और ये जो आप देख सकते हैं 1290 किलोमीटर के हैं, 2200 किलोमीटर। ये आपकी होती है भीतरी कोर और ये आपकी होती है बाहरी कोर जो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद निचला कोर आपका ये हो जाएगा, ऊपरी मेंटल ये हो जाएगा और ये आपकी जो ऊपर रहती है पपड़ी रहती है, क्रस्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।